आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब जो हम मैथ पढ़ने वाले हैं वो अब तक के पढ़े हुए मैथ से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब हम मैथ ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि हमें किसी और को पढ़ाना है। अब तक तो हम ऐसे पढ़ते थे ना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें नंबर लेके आने हैं, तो नहीं, अभी हमें सवालों को सॉल्व नहीं करना है। सवाल सॉल्व करने भी होंगे तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी जो हम मैथ पढ़ रहे हैं वो इस बेस पर पढ़ेंगे कि हमें दूसरे स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, गणित शिक्षण, यानी कि सिखाना है, हमें एज ए टीचर पढ़ना है। तो जब मैथ हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, प्रैक्टिकल्स, यानी कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कई बच्चों को डर भी लगता है। तो यहाँ पे मैं आपकी आधी चिंता कम कर दूं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमारा 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन 50 नंबर की थ्योरी भी है, तो आपके आधे नंबर तो आपके हाथ में है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को अपना मजबूत कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो थ्योरी है एटलीस्ट उसमें पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसे। तो मैं बता दूं कि आपके जो मैथ का ये सब्जेक्ट है इसमें टोटल कितने यूनिट है, 5। मैंने बता रखा है कि हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। तो ये क्या है, यूनिट 1 है, लेकिन ये उसका ये जो यूनिट 1 है इसका नाम क्या है, गणितीय ज्ञान के बारे में परिप्रेक्ष्य। ठीक है, पर्सपेक्टिव्स अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज। और एक बात की, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यूनिट 1 की, ये कंप्लीट नहीं है, ये क्या है, पार्ट 1। क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा था तो इसमें 2 टॉपिक नहीं हो पाए, वो 2 टॉपिक मैं पार्ट 2 में कर दूंगी और ये यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। टोटल 5 टॉपिक थे, तो 3 टॉपिक तो इसी वीडियो में है और बचे हुए 2 टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसे। क्या है हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस यूनिट में, वो है गणित की प्रकृति एवं महत्व, यानी कि नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो बात करते हैं गणित की प्रकृति और महत्व की। उससे पहले गणित क्या है एक बार ये समझ लेते हैं कि गणित को आप कैसे परिभाषित करेंगे। तो गणित क्या है, संख्याओं का संसार। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर्स ही तो हैं गणित के अंदर, नंबर ही तो फेरबदल है, सारा जादू तो नंबरों का ही है ना, नंबर्स का ही है ना। तो ये क्या है, संख्याओं का संसार है। ये क्या करता है, संख्यानात्मक जानकारी व आंकड़े देता है हमें, और परिमाणात्मक जानकारी देता है गणित, जैसे मापतौल, मात्रा, आकार, गिनती इत्यादि। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो बेंजामिन पियर्सन ने क्या कहा है 1870 में, कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है, यानी रिजल्ट, कंक्लूजन देता है हमें एंड में मैथ। ठीक है ना, प्रोसेस तो है ही, लेकिन लास्ट में कहते हैं ना, हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट बेस होना चाहिए, तो वो जो रिजल्ट है वो हमें मैथ देता है, चाहे वो संख्या से रिलेटेड हो, गुणा हो, भाग हो, ब्याज हो, लाभ हो, हानि हो, एंड वाला रिजल्ट हमें कौन देगा, मैथ, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ और कितना हुआ। अब चलते हैं इसके नेचर पे। तो प्रकृति क्या है हमारे मैथमेटिक्स की, जो हमारा ये मैथ है इसका नेचर कैसा है, क्या है ये एक्चुअली। तो ये निराकार है, स्थिर है और शुद्ध गणित है। ये निराकार है। मैथ का कोई आकार है क्या, किसी भी सब्जेक्ट का कोई आकार हो सकता है क्या, नहीं। मैथ के अंदर बहुत सारे आकार आएंगे, लेकिन मैथ का कोई आकार नहीं है। उसके बाद क्या है कि ये दर्शन शास्त्र के समरूप है। जो हमारा दर्शन शास्त्र है, जैसे हम उसमें रिजल्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं ना, उसी तरह हम मैथ में भी रिजल्ट बेस्ड ही पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है प्रयोगों द्वारा अस्थिर विषय। ये जो विषय है ये अस्थिर है और इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर प्रयोग होते हैं। उसके बाद निर्णयात्मक प्रक्रिया और फिर परिणाम। प्रक्रिया ऐसी होती है हमारी, प्रोसीजर ऐसा होता है ताकि हम लास्ट में जो रिजल्ट प्राप्त कर सके वो बिल्कुल शुद्ध हो। उसके बाद विश्वव्यापी, इसका नेचर विश्वव्यापी है। जो मैथ हम यहाँ कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, वही इंग्लैंड में भी हो रही है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ऐड को हम माइनस कर दे रहे हैं, नहीं ना, जो चीज यहाँ हो रही है वही वहां हो रही है। तो ये पूरा विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में एक जैसा है। आगे चलते, अनुप्रयोगिक यानी अन्य विषयों हेतु। ये ऐसा है कि आपको अन्य विषयों में भी हेल्प करता है मैथ, जैसे साइंस में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप भूगोल पढ़ लो, आप आर्किटेक्चर पढ़ लो, आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। आगे चलते विचारों से संबंध, कि मैथ जो है वो हमारे विचारों से भी संबंधित है। ठीक है, आगे है अपनी भाषा व चिन्ह, कि ये जो हमारा मैथ है इसकी अपनी भाषा है और चिन्ह है, साइन है। जैसे कि ये देखिए, ये साइन, ये ज्यादा का, ये कम का, ये बराबर का, ये सर्वांग सम का, ये रूट है ना, तो इसके अपने साइन भी होते हैं।
आगे चलते हैं, गणित का महत्व, इंपॉर्टेंस। तो ये रहे हमारे इस 10 पॉइंट्स, इसे समझ लेते हैं। पहला क्या है, प्रयोगात्मक मूल्य, कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो प्रयोग से आपको पता चलेगा। आपको यदि प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। सामाजिक मूल्य, अब समाज में कैसे जरूरी है, यदि आपको मैथ आती है, आपका मैथ अच्छा है, तो समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें मैथ की जरूरत हो, जैसे समूह बनाना, कोई कार्यक्रम आयोजित करना, मंडली बनाना, कितने लोग होंगे, कितना सामान आना चाहिए, रिफ्रेशमेंट कितने में हो जाएगी, कितना पैसा कलेक्ट करना है ना। तो ये चीजें हमारी समाज से जुड़ी हुई हैं। नैतिक मूल्य, कहीं ना कहीं अगर आपका प्रयोग या फिर मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो आपके अंदर नैतिकता की बातें भी आ जाती है। आप तुरंत से कंक्लूजन निकाल देते हैं। मान लीजिए कि एक भंडारा कराना है या कुछ भी कराना है, तो आप अचानक से ही बता दें, अच्छा इतने लोग हैं तो इतना खर्चा होगा। तो इस तरह से आपके नैतिक मूल्य भी बढ़ जाते हैं। आगे चलते कलात्मक मूल्य, कलात्मक है ना, आपकी कला में भी वृद्धि होती है। आपको मान लो कुछ भी बनाना है, कोई मटेरियल कितना चाहिए, आप कितने में कितना कर पाएंगे, कितना पैसा लगेगा, तो ये सारा हिसाब किताब भी आपको करना होगा मैथ की मदद से। इंपॉर्टेंस है मैथ की, ठीक है। बौद्धिक मूल्य, जब आप ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि अपने आप बढ़ती है। आप मैथ का एक क्वेश्चन करो, आपको दूसरा आ जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा, और फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। अनुशासन संबंधी, इससे आपका जो है डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। सांस्कृतिक मूल्य, सेम समाज से जुड़ा हुआ है ये भी। अंतरराष्ट्रीय मूल्य, इंटरनेशनली, क्योंकि मैथ विश्वव्यापी है ना, हमने यहाँ पे नेचर में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, विश्वव्यापी या फिर अंतरराष्ट्रीय। अगर आपकी मैथ अच्छी है, आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। आप किसी भी देश में जाइए, आपकी मैथ वही काम करेगी। व्यवसायिक मूल्य, हाँ भाई व्यवसाय में तो जरूरी है ही मैथ, लाभ हानि घाटा ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। अगर आप व्यवसाय करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसके बाद क्या इसका अंतिम है, मौलिकता, कि इसके जो रिजल्ट आते हैं वो मौलिक होते हैं और शुद्ध होते हैं, सही होते हैं। चलिए अगला टॉपिक है गणितीय ज्ञान के आयाम, यानी एस्पेक्ट्स क्या है हमारे मैथमेटिक नॉलेज के। तो इसके जो एस्पेक्ट्स है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला आता है, दो होते हैं एक तरह से, संकल्पनात्मक ज्ञान और प्रक्रमशील ज्ञान, है ना। तो दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। ये दोनों इसके एस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं। तो जो हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, ये जो कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्ट बेस होता है, यानी थियोरटिकल होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्योरी, नाम, जैसे किसी का नाम हो गया कि हम किसी को क्या कहते हैं, है ना। जैसे विषय वस्तु के प्रमेयों, नियमों को समझाने वाला, कि मान लो कोई भी नियम है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने एक नियम है, फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है, आपका संकल्पनात्मक ज्ञान है, ठीक है। जैसे क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, सतह की माप। जब हम मैथ की बात करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है, किसी सतह की माप, है ना। तो हम उसे सतह की माप ना बोलकर क्षेत्रफल बोलते हैं। जमा का अर्थात क्या होता है, जोड़ना, है ना। हम कहते हैं जमा करो, तो हम समझ जाते हैं अच्छा जोड़ना है। तो ये जो शब्द है ना, ये जो थ्योरी है, ये क्या है, हमारा संकल्पनात्मक ज्ञान है। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रत्यय को समझते हैं और विचारों को समाहित करते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रक्रमशील ज्ञान है, इसके अंदर क्या आ जाता है, हमारा नियम आ जाएंगे, जो भी हमारे फॉर्मूले हैं, सूत्रों और सवाल को हल करने की चरण, यानी कि अब क्या करना है, आपको सवाल को सॉल्व करना है। जो भी आपका सवाल है आप उसको सॉल्व करेंगे, ना कि सिर्फ बताएंगे। जैसे मैंने ये तो कह दिया जमा करो, ये तो हमारा संकल्पनात्मक ज्ञान हो गया, लेकिन जब आप उस जमा को प्रैक्टिकली कर देंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, तो हमने क्या कर लिया, उसे प्रक्रमशील कर लिया, यानी प्रोसीजरल कर लिया, उसका प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया। तो समस्या को हल करने की प्रक्रिया का ज्ञान क्या कहलाता है, प्रक्रमशील ज्ञान। और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, है ना। अगर हमें ये नहीं बताया जाए कि आपको जमा करना है या घटा, तो हम अपना प्रोसेस आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने यहाँ पे जो है समस्या हल करने की प्रक्रिया ज्ञान का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे 5x + 4 = 3x - 2 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी आपको क्या करना है, इसको प्रक्रमशील ज्ञान, प्रोसीजरल करना है, प्रोसेस फॉलो करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक्स ओ इनको जो है माइनस करके एक्स को कॉमन ले लिया, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन क्या आया, माइनस का आया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और फिर ये क्या बन जाएगा, आपका प्रक्रमशील ज्ञान। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है कक्षा से बाहर गणित और गणित सभी जगह। अब गणित को दो तरह से आपको पढ़ना है, एक तो कक्षा के बाहर गणित का क्या महत्व है, दूसरा गणित सभी जगह है, हर जगह गणित है। कहते हैं ना कि साइंस आपकी डेली लाइफ में हर जगह, उसी तरह से मैथ भी
आपकी डेली लाइफ में और हर जगह है। तो जब हम कक्षा से बाहर की बात करेंगे तो हमारी जो विषय वस्तु होती है, हम बच्चों को समझाते हैं कि सिर्फ क्लास में 1 घंटा बैठ के आप गणित पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो गणित नहीं है। आप क्लास के बाहर जाएंगे तो आपको गणित को अपनी लाइफ में यूज करना है। जैसे कि बाजार से तो हम सब जुड़े हुए हैं। अब बाजार में हमारे गणित का क्या लेना देना भाई? लाभ, हानि, बिल, मूल्य इत्यादि। आप बाजार जाते हैं, आप सामान लेते हैं, आप देखते हैं आपको प्रॉफिट है या लॉस है, कोई चीज कितने की बिक रही है, कितना फायदा हो रहा है, कहाँ पे सस्ती है ना। तो ये सारी चीजें हमारी मैथ से रिलेटेड है। बगीचा, आप मान लीजिए अब बगीचे से मैथ का क्या लेना देना है? बिल्कुल है। आप एक बगीचा लगा रहे हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका माप लेंगे, फिर वैसे ही बेड़ियां मंगाएंगे, लकड़ियां तैयार करवाएंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आपको अनुभव होगा कि हाँ कौन सा पेड़ कहाँ लगेगा, कितने पेड़ आ जाएंगे, है ना। तो ये सारा कंक्लूजन या जो कैलकुलेशन है, ये सारा हमारा मैथ ही तो करता है। आगे चलते कल्पना, यानी कि कल्पना विचार, इमेजिनेशन करना। मान लीजिए आप किसी भी चीज की इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आपका घर हो, 100 गज का हो, तो उसमें जो है एक टॉयलेट बन जाए, बाथरूम बन जाए, 4-5 रूम बन जाए, कितने फ्लोर का होना चाहिए, है ना, कौन से एरिया में होना चाहिए। तो आप इस तरीके से जो ना कल्पना भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन में भी मैथ का इस्तेमाल करेंगे कि अच्छा 4 फुट का रूम, 10 फुट का ये, 15 फुट का ये सारी चीजें। उसके बाद आता है कलात्मक विधियां। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कला से रिलेटेड जब भी आप कोई चीज डेकोरेट करते हैं या कलात्मक तरीके से करते हैं तो आप गणित का अनुप्रयोग करते हैं। जैसे आप एक जार तैयार कर रहे हैं या फिर रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, तो रूम में कितना बड़ा गलीचा बिछेगा, है ना, कितने टेबल आ जाएंगे, कितने छोटे छोटे आ जाएंगे। आप रूम के हिसाब से ही तो फर्नीचर खरीदेंगे। आगे चलते हैं उत्सव कार्यक्रम। कोई भी उत्सव आता है, कोई भी समारोह आता है या स्कूल में एनुअल फंक्शन आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सारा हिसाब किताब, जैसे कि उसमें कितना खरीदना, बांटना और खर्चा कितना बैठेगा टोटल, क्योंकि आपको ऊपर बिल भी देना होता है। फिर उसी हिसाब से आप रिफ्रेशमेंट मंगाएंगे। मान लीजिए आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है तो आप रिफ्रेशमेंट अच्छी रखेंगे, 2 इधर 4 समोसे रख देंगे, लेकिन अगर कम है तो वहीं आप 2 कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये सारी चीजें भी हमें मैथ्स में जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है खेल का मैदान। तो जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं क्लास के बाहर, तो भी मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे टीम, रन, वृत्त, आयत, इन सारी चीजों से आप जो है फेमिलियर होते हैं। तो हमें एज अ टीचर क्या करना है कि कक्षा के बाहर भी विद्यार्थियों को गणित सीखने के अवसर प्रदान करने हैं। कि अगर बच्चा क्लास के बाहर भी है तो मैथ को ऐसे नहीं रखिए कि हाँ 1 घंटा हमने जो अपना मत्था मार लिया एंड देन भूल जाओ। आपको मैथ को अपनी लाइफ में उतारना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बच्चों को तैयार करना होता है। अगला है गणित सभी जगह। हमने कक्षा के बाहर तो पढ़ लिया, लेकिन गणित सब जगह कैसे है, हर जगह है कैसे? तो जब बात करते हैं हम अपने नेचर की, सबसे पहले जो हमारा प्रकृति है, जो ईश्वर ने हमें दिया है उपहार स्वरूप, प्रकृति जो है, यहाँ पे क्या है? ज्यामितीय है। हमारा मानव शरीर खुद एक मैथ है। आप देखिए, आप हम जो ये सांस ले रहे हैं ना, 1 मिनट में कितनी बार ले रहे हैं, कितनी बार छोड़ रहे हैं, ये सब क्या है? मैथ है ना। हमें कितनी कैलोरीज चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। तो ये सब हमारे मैथ से रिलेटेड है। पादप और पुष्प, कौन सा पेड़ कितने दिन में बढ़ता है ना, किसकी आयु ज्यादा है, किसकी कम है, एक फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं, उससे कितना कलर आ सकता है, ये सब कुछ मैथ ही तो है। दूसरी बात पकाना। जब आप खाना बनाते हैं, मम्मी घर में खाना बनाती हैं या हम बनाते हैं या आप बनाते हैं, कोई भी बनाता है, तो सही अनुपात होना बहुत जरूरी है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आधा किलो चावल में आप जो है 4-5 चम्मच नमक डाल दें, तो खाना तो नहीं बन पाएगा ना। तो पकाने के लिए भी हमें सही तो रेशियो जो होता है ना, अनुपात देख लीजिए। पकाना, किचन में कौन जानता है कि हमारे किचन में भी मैथ है? रेशियो जो हम मैथ में सीखते हैं वो हमारे किचन में ही मौजूद है ना। कि 1 कप चाय के लिए जो है 1 चम्मच चीनी काफी है। ये सब रेशियो है। आगे चलते वस्त्र निर्माण। जब हम वस्त्र निर्माण करते हैं, सूट बनाना है, सलवार बनाना है, कुर्ता बनाना है, तो हमें क्या चाहिए होता है? मापन। और मापन कहाँ पढ़ते हैं हम? मैथ में। उसके बाद बैंक से तो सीधा लेना देना है मैथ का, हिसाब किताब करना, लेखा जोखा करना, है ना। उसके बाद गृह निर्माण, शिल्प कला यानी आर्किटेक्चर। जब आप घर बनवाते हैं तो आपको नाप और तौल, ये सारी चीजें वहां पे करनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है सजावट। अब जब आपने घर बना लिया तो उसका डेकोरेशन करेंगे, वहां पे फर्नीचर लगाएंगे, तो इसके लिए भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी।
सातवां है खाद्य सामग्री यानी कि पैड। जो आप पैक वाला खाना खरीदते हैं ना, चिप्स खरीदते हैं या फिर कोई भी बेसन है, आटा है, आप पैकेट के अंदर वाली चीजें खरीदते हैं तो आपको मैथ की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा उसका एमआरपी कितना है ना, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, वो बना कब है, कितने सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप उसे अपनी लाइफ में लेके आते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। बिक्री पर छूट, सेल सुना है ना, लड़कियां तो सुन के पागल हो जाती है ना, सेल। तो जब आप सोचिए आप एक मॉल में जा रहे हैं जो आपको बोलता है कि 50% सेल है, 20% सेल है, तो वो परसेंटेज आ रहा है ना, और परसेंटेज निकालना हम कहाँ सीखते हैं? मैथ में। अगर हमें यही ना पता हो 50% होता क्या है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई 200 की चीज पे जो है हमें वो 100 रुपए ही मिलेगी। तो परसेंटेज हमें मैथ ही तो सिखाता है। आगे चलते हैं। खेल, खेल मैंने ऊपर बता दिया, कक्षा के बाहर भी था ये खेल, खेल का मैदान था ना। जब आप खेल खेलते हैं, चाहे स्कूल में खेलें या बाहर खेलें, तो आपको समय चाहिए, खिलाड़ी, अंक, रन इत्यादि। इन चीजों को समझने के लिए मैथ की जरूरत पड़ती है कि कितने टाइम में खेलना है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होंगे, किसने कितने अंक बनाए, कितने रन बनाए, कौन आउट हुआ, कितने फाउल हुए। ठीक है। लॉटरी, जब आप लॉटरी लगाते हैं, लॉटरी सुना होगा आपने, तो आप कहेंगे लॉटरी में मैथ का क्या लेना देना है? तो बिल्कुल लेना देना है। आप लॉटरी लगाने से पहले ये देखते हैं कि क्या आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ही आप लॉटरी लेते हैं कि अगर आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं तो चलो ठीक है, लॉटरी खरीद लो। अगला है प्रगति। प्रगति यानी हमारा जो प्रोग्रेस होता है, स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस होता है, हमारे स्टूडेंट जो होंगे वो कितना अच्छा कर रहे हैं, पिछले साल से कितने नंबर अब ज्यादा आए हैं, कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ग्रेड और अंक, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? हमारा मैथ ही तो बताएगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर नीचे कंक्लूजन यानी रिजल्ट निकालेंगे। अगला टॉपिक है हमारा गणितीय ज्ञान की संरचना। ठीक है, गणितीय ज्ञान की संरचना तीसरा टॉपिक है ये। इसके बाद दो टॉपिक और हैं, वो अगली वीडियो में आएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो गणितीय ज्ञान की संरचना, कि जो गणितीय ज्ञान है, ये मैथमेटिक एजुकेशन, इसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिखने में क्या है इसके अंदर। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप समझो बहुत इजी है ये। आपके पास 3 चीजें आएंगी, गणित में शब्दावली, गणित में संकेतन और एल्गोरिदम। आपको ये लाइन से याद रखनी है। सबसे पहले गणित में शब्दावली, इसलिए देखिए ये वाला एरो बनाया मैंने। उसके बाद आता है गणित में संकेतन, उसके बाद लास्ट में आता है एल्गोरिदम। आप ये ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आप इसको लाइन से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं गणित में शब्दावली क्या है। शब्दावली डिक्शनरी तो आपने सुना ही होगा। तो गणित की शब्दावली, सीधी सी बात है, जो हमारी मैथ की डिक्शनरी है उसे ही हम क्या कहते हैं? गणित की शब्दावली। जिसमें क्या होंगे? डिक्शनरी में क्या होते हैं? शब्द होते हैं जो कि हमारे मैथ से रिलेटेड होंगे, ये वाले। जैसे कि कोण, अगर आपको कोई कहे कोण, मैथ की डिक्शनरी में आपको कोण मिलता है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? कोण का मतलब होता है 2 दिशाओं के बीच का घुमाव। जैसे ये वाला पिक्चर देखिए, इसमें मैंने ये कोण बना रखा है ना, ये कोण बना दिखा रखा है। तो ये जो कोण है, ये क्या है? हमारा गणित की शब्दावली है। इसी तरीके से भाज्य, अभाज्य संख्याएं, है ना, ऑड इवन नंबर्स, और ब्याज, लाभ, हानि, माध्य, माध्यिका, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि। हजारों शब्द है मैथ के। तो ये सारे शब्द क्या है? हमारे मैथ की या फिर गणित की शब्दावली है। तो ये बहुत आसान है। उसके बाद आता है गणित में संकेतन। पहले आपको शब्दावली पे जाना है, फिर संकेत पे आएंगे। तो संकेत मैंने ऊपर भी बताया आपको कि मैथ के अपने साइन होते हैं, मैथ के अपनी क्या होती है? संकेत भाषा होती है। जैसे कि ये वाला साइन कौन सा है? जमा का। अगर कहीं पे भी ये वाला साइन होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है? जमा करना है, हमें और कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ये घटा का साइन है, ये गुना, ये प्रतिशत, ये से कम, ये से ज्यादा, है ना, और बराबर। उसके बाद ये क्या है? समांतर भुजा का साइन है, और ये अनंत है। अगर हम ऐसे डॉट 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 डाल देते हैं तो मतलब कि इन्फिनिटी, 1 2 3 और इन्फिनिटी, जितने भी शब्द हैं वो। तो ये सारे साइन है। तो ये क्या कहलाते हैं? मैथ के संकेतन या गणित के संकेतन। उसके बाद हमारा, इसके बाद का जो हमारा स्टेज है वो है एल्गोरिदम, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में। एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि हमने शब्दावली तो देख ली। शब्दावली तो हमारा क्या था? जमा। उसका साइन क्या था? ये जमा। लेकिन अब क्या होगा कि सिर्फ हमें लिखना नहीं है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करते हैं हम एल्गोरिदम में? कि समस्याओं को हल करने के चरणों का विवरण, पूरा प्रोसेस होगा कि आप जो है इसमें पूरे क्वेश्चन को
मतलब जमा सिर्फ निशान बना के नहीं छोड़ेंगे, आप एक्चुअल में उसे जमा को करेंगे, जैसे 4 और 4 8। तो नीचे मैंने कुछ सॉल्व भी कर रखे हैं, जमा के नहीं है पर कोई और है, तो आपको बस समझ जाना है कि जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे ये 20 है तो इसमें 2 अभाज्य और 10 भाज्य हैं। उसके बाद जब हम 10 ये वाले हैं, इसमें भी हमारे 2 जो है अभाज्य और 5 जो है वो अभाज्य, वो सिर्फ अपने ही नंबर से कटता है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये कैल्शियम का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या किया हमने, सॉल्व किया इसको। 2 से 30 पे जाएगा, फिर 15 पे, फिर 3 से जाएगा 5 पे, फिर 5 से जाएगा 1 पे, देन लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, रिजल्ट 60। तो ये क्या था हमारा मैथ की संरचना या गणित की संरचना। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी होगी, गणित में शब्दावली, संकेतन और एल्गोरिथम। तो ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो